लास्ट हमने जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन देखा है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इसे भी देख लेते हैं। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, फिर आगे हम इसके नया टॉपिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए जो ए बी सी डी है ये 4 स्टेटमेंट है और इस रिएक्शन से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट है और हमने इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट वाली नहीं, कौन सी इनकरेक्ट है वो हमने बताने और उसके लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, ए बी सी डी स्टेटमेंट है और 1 2 3 4 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसमें वो स्टेटमेंट आ रही होगी जो गलत है। ठीक है, तो पहले इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस में C कार्बन और लेड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम पहले खुद चेक कर लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, उसके बाद फिर हम इस ऑप्शन पे आएंगे। तो आइए, अब जो है PbO है, ठीक है, लेड ऑक्साइड चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया, तो आप देखिए PbO था वो अब Pb बन गया। तो यहाँ पे PbO का जो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कौन है, PbO लेड ऑक्साइड। तो ये जो लेड ऑक्साइड है उसका जो है हमने यहाँ पे क्या बोला, तो क्या हुआ है, रिडक्शन। तो PbO गेट्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो यहाँ पे PbO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये हो गया। अब जो है कार्बन है, यहाँ पे आप देखिए कार्बन बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कब कन्वर्ट हुआ होगा, जब उसने ऑक्सीजन लिया। ठीक है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, C क्या बन गया अब, CO2। तो कब, जब कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया होगा और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या होता था, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे जो ये कार्बन है वो क्या हो गया, गेट्स, ठीक है, कार्बन गेट्स क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, मतलब कार्बन का क्या हुआ है, तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये हो गया। अब एजेंट्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है जिसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो PbO था हमारा इज एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना ऑक्सीजन किसी और को देता है। तो लेड ऑक्साइड PbO अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है और जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने चेक कर लिया, अपने अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या, स्टेटमेंट क्या क्या। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो एक्साइटेड होके आप इसे सही स्टेटमेंट नहीं मान लीजिएगा। हमने अभी फाइंड आउट किया PbO लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और लेड ऑक्साइड PbO रिड्यूस होके क्या बना रहा है, लेड। मतलब लेड जो है उसका कुछ नहीं हो रहा है, वो तो लेड ऑक्साइड के रिडक्शन होने के बाद ऑब्टेन हो रहा है। और मैंने वैसे भी कहा था आपको, ध्यान हो तो, कि जो प्रोडक्ट साइड जो सब्सटेंस होते हैं वो कोई भी एजेंट नहीं होते, वो तो रिएक्शन होने के बाद, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के बाद एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। वो उनको हम कभी कुछ नहीं बोलते कि उनका रिडक्शन हुआ या उनका ऑक्सीडेशन हुआ या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो कुछ भी होता है वो रिएक्टेंट साइड जो सब्सटेंस होते हैं उनका होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ये गलत है क्योंकि लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, रिड्यूस कौन हो रहा है, मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ। तो रिड्यूस जो हो रहा है वो लेड ऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, और गेट्स रिड्यूस और किस पे हो रहा है, तो टू लेड। ठीक है, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आए तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में, और जबकि स्टेटमेंट जो है उसमें कह रहा है लेड जो है रिड्यूस है, तो गलत है।
सेकंड बी वाले में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो तो वो तो प्रोडक्ट साइड है, मतलब प्रोडक्ट साइड तो प्रोसेस या रिएक्शन होने के बाद बना है, तो उसका कुछ नहीं हुआ है, वो तो होने के बाद बना है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो कार्बन, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये बी वाली स्टेटमेंट भी जो है वो हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमने ए वाली स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है और बी वाली स्टेटमेंट भी गलत है। अब सी वाली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सी वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, तो उसमें कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कह रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमने फाइंड आउट किया, ये स्टेटमेंट तो सही है। डी वाली स्टेटमेंट देखी जाए तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हमने फाइंड आउट किया और ये बात भी सही है। मतलब इन चार स्टेटमेंट में से सी और डी स्टेटमेंट सही है और ए और बी स्टेटमेंट गलत है। अब नीचे चार ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ए और बी वाली स्टेटमेंट लिखी हो, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाली ढूंढनी थी। तो आपका ये पहला जो ऑप्शन दिख रहा है यही वाली कौन सी होगी, इसका सही ऑप्शन है, तो यही जो है करेक्ट है। तो ये ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपने तो आंसर में लिखना है कि हाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ जो है कंसेप्ट अगर देखा जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और जिसमें क्या ऑप्शन है, ए एंड बी। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफ़ेक्ट्स देखने हैं हमारे डेली लाइफ में। तो यहाँ हमने दो ही मेन इफेक्ट देखना है, एक हमने यहाँ पे कोरिजन टॉपिक पढ़ना है और सेकंड वन जो है वो हमारी रेंसिडिटी है, और दोनों ही जो है ऑक्सीडेशन के कारण ही हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोरिजन की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कोई सा भी मेटल होगा वो एयर, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता जाता है। डिस्ट्रॉय होता है मतलब वो एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड बना देगा और उस तरीके से वो अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और वो जो कंपाउंड बन रहा है वो हमारे लिए वेस्ट ही है, कोई यूजफुल कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। तो कोरिजन, तो स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है, कोरिजन। ठीक है, तो मेटल आसपास के में प्रेजेंट एयर, मॉइस्चर और किसी केमिकल, एसिड हो या बेस हो, उसके साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना देता है और खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये कहलाता है कोरिजन। ठीक है, अब इस कोरिजन के हम बात करें तो हर एक मेटल में होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उनमें और फास्ट होता है, जो थोड़ा लेस रिएक्टिव उनमें स्लो होता है। पर यहाँ पे अगर हम कोरिजन देखें तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, तो वो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला जो है कौन सा ले लिया हमने, सिल्वर का। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है अपना वाइट कलर का होता है और कुछ टाइम बाद जो है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कि अगर सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट है आपके पास, कोई ज्वेलरी है आपके पास, और फिर वो यूज़ करते 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 क्या होती है, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और वो ब्लैक लेयर ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो वो भी जो है कोरिजन ही हुआ है। तो कैसे हुआ है, तो एयर में एक गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने प्रॉपर रिएक्शन भी लिख दिया है कि एयर में एक गैस होती है, कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एयर में एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड की अमाउंट जो एयर में है बहुत ही कम है, इसीलिए सिल्वर में जो कोरिजन होता है या उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म होती है वो काफ़ी टाइम बाद फॉर्म होती है, टाइम लगता है उसमें। तो एयर में ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सिल्वर एक नया कंपाउंड बना देता है जो कहलाता है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, जो नया कंपाउंड बनता है वो कौन है, सिल्वर
सल्फाइड और इसका कलर ब्लैक होता है। इस कारण से सिल्वर की जो ज्वेलरी है उसके ऊपर ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने रिएक्शन दे दिया। ये सिल्वर था, इसकी मान लीजिए सिल्वर की ज्वेलरी थी, एयर के कांटेक्ट में आया, एयर में एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, स्लोली वो उसके साथ रिएक्ट करता है सिल्वर, और फिर कौन सा कंपाउंड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड, और वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक। तो उसी सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो थोड़ा बहुत हमारा सिल्वर उस कंपाउंड को बनाने में यूज अप हो गया, जो कंपाउंड किसी काम का नहीं है, इसीलिए ये डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल्स कहा जाता है कोरोजन। ठीक है, और सेम वैसे ही जो है कॉपर आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कॉपर होते हैं, कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद ग्रीनिश लेयर उनके ऊपर फॉर्म हो जाती है। तो वो ग्रीनिश लेयर जो फॉर्म होती है कैसे, तो कॉपर एयर में प्रेजेंट जो गैस है कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कॉपर जो है एयर में प्रेजेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा, कॉपर कार्बोनेट। और यही कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, और इस कारण से ग्रीनिश लेयर फॉर्म हो जाती है। फिर उस लेयर को रिमूव करना है, चाहे वो सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर थी या कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर, तो उसे रिमूव किया जाता है, तो फिर से वापस शाइनिंग आ जाती है। पर वो लेयर जो रिमूव हुई उसमें हमारा थोड़ा बहुत सिल्वर या थोड़ा बहुत कॉपर भी तो लॉस हो गया, इसीलिए ये कोरोजन जो है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब जो हमारा मेन एग्जाम्पल है वो कौन सा है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। सारे मेटल जितने भी हैं तो उनमें हम कह रहे हैं कोरोजन हो रहा है, तो ये सिल्वर या फिर जो आपका ये कॉपर है, इसके जो कोरोजन है उसके लिए एक वर्ड यूज हो जाता है, टार्निशिंग। ठीक है, तो वर्ड यूज होता है, आप ध्यान रखिएगा, टार्निशिंग। तो टार्निशिंग वर्ड अगर आपको मिला कि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, या फिर टार्निशिंग ऑफ गोल्ड, वो कॉपर, तो मतलब वही कोरोजन से रिलेटेड है। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और कौन सा हो गया, कॉपर, तो वो कोरोजन से रिलेटेड ही वर्ड ये टार्निशिंग यूज होता है। ठीक है, पर आयरन के केस में जो है कोरोजन वर्ड यूज नहीं होता, उसको उसके कोरोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक पर्टिकुलर वर्ड है जो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो आयरन के जो भी आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और साथ ही साथ एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर अपने सरफेस के ऊपर एक रेड ब्राउन लेयर फॉर्म कर देते हैं, और वो जो रेड ब्राउन लेयर फॉर्म होती है वही क्या है, रस्ट कहलाती है। और ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो होगा क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, और दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरीके से ये क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। अब होता कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि मॉइस्ट एयर बोल लीजिए या आप वाटर बोल लीजिए, क्योंकि अगर मैं मॉइस्ट एयर बोलूं तो उसमें ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, दोनों आ गए। और अगर मैं नॉर्मली वाटर लूं तो उसमें वाटर तो है ही है पर थोड़ा बहुत डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है, यहाँ भी दोनों चीज़ें अवेलेबल हो गई, तो तभी रिएक्शन होता है, तभी आयरन की रस्टिंग होती है और रेड ब्राउन लेयर रस्ट फॉर्म होता है और आयरन हमारा डिस्ट्रॉय होता है। तो वही इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा है कि इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ रेड ब्राउन लेयर रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर के एक्शन के कारण दोनों कलेक्टिवली, दोनों ही होने चाहिए। सिर्फ O2 होगा H2O नहीं होगा तब भी रस्टिंग नहीं होती, सिर्फ H2O है और O2 नहीं है तब भी रस्टिंग नहीं होती है, इसलिए दोनों का कलेक्टिवली इफेक्ट है ये रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरीके से लेयर डिपॉजिट होगी और वो रस्टिंग होगी। अब इसका हमें जो है क्या करना है, तो रिएक्शन लिखने को भी आ जाती है एग्जाम में, तो वो रिएक्शन आप देख लीजिए, मैंने बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप पहले नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, फिर आप खुद ही बैलेंस करके भी देख सकते हैं। तो Fe जो लिखा है ये आयरन ऑब्जेक्ट, चाहे वो आयरन की रॉड है या आयरन का आपका अलमीरा है या फिर आयरन की डोर है, जो ग्रिल है कुछ भी है, उसको वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन और साथ ही साथ इस वाटर के साथ।
अब ये H2O जो है वाटर, ये मॉइस्चर के फॉर्म में, ठीक है। तो अलग अलग प्लेस के एयर में मॉइस्चर का अमाउंट अलग अलग होता है, कहीं पे मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा होता है और कहीं पे मॉइस्चर का अमाउंट क्या होता है, कम। तो इसलिए इसके आप कोफिशिएंट में देखिएगा x लिखा हुआ है। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग प्लेस के एयर में मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट होता है। तो कहीं पे x की वैल्यू हम बोलेंगे 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं 5 है, तो कहीं 4 है, कहीं 2 है, तो हमें नहीं पता, इसलिए हमने ये वेरिएबल लगा दिया। तो ये वेरिएबल है, नीचे आप देख सकते हैं x 1 2 3 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। रिएक्शन हुआ। अब हम कह रहे हैं कि क्या ऊपर लेयर फॉर्म होती है, रेड ब्राउन लेयर फॉर्म होती है। तो वो जो रेड ब्राउन लेयर फॉर्म हुई है वो किसकी होती है, रस्ट की होती है। और उसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, ये रहा, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में आगे 2 लगा है, वैसे फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट, डॉट जरूरी है, ये अगर आप नहीं लगाओगे तो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। मीनिंग इसका मैं बताता हूँ आपको अभी। तो फॉर्मूला जो आया Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है और इसका जो केमिकल नेम है वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। केमिकल नेम इसका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। अब ये डॉट क्या है, तो अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो उस जो रेड ब्राउन लेयर रस्ट जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर वाटर भी दिख रहा है H2O, पर ये रस्ट तो सॉलिड फॉर्म में होता है, एक लेयर होती है, इसमें तो वाटर होता नहीं कहीं, पर फॉर्मूले से तो हमें वाटर दिख रहा है। तो एक्चुअल में इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जिस किसी कंपाउंड के अंदर वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, तो उस वाटर मॉलिक्यूल के आगे डॉट लगाना जरूरी है। वही डॉट इंडिकेट करता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में। तो नीचे यहाँ पे लिखा होगा, देख लीजिए, डॉट represent the water molecules are crystallized, क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब हर एक मेटल में जो है कोरिजन होता है, और हर एक मेटल में जो कोरिजन हो रहा है वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि उनमें वन टाइम होता है, एक बारी में एक ही टाइम होता है। मतलब एक बारी कोरिजन हुआ और लेयर फॉर्म हो गई, वो जो लेयर फॉर्म हुई है वो लेयर फर्दर कोरिजन को रोकती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, एक बारी रिएक्ट किया और लेयर बन गई, और वो लेयर जो है अंदर अब दोबारा कोरिजन होने नहीं देती है। पर हम उस लेयर को जब रिमूव कर देते हैं शाइनिंग वापस लाने के लिए, तो फिर से कोरिजन होती है, पर वन टाइम ही होती है फिर, और लेयर फॉर्म हो जाती है और वो अंदर 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 कोरिजन होने नहीं देती। लेकिन आयरन के साथ ऐसा नहीं है। आयरन में अगर एक बारी कोरिजन स्टार्ट हो गई या एक बारी रस्टिंग स्टार्ट हो गई तो लेयर बनती जाएगी, पर अंदर 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 भी रस्टिंग होती जाएगी, और जब तक वो पूरा आयरन ऑब्जेक्ट पाउडर फॉर्म में ना हो जाए, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय या डैमेज ना हो जाए, तब तक कोरिजन या रस्टिंग कंटिन्यू रहती है। और इस हिसाब से तो सबसे डेंजरस जो है कोरिजन या रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्योंकि रेलवे में ही अगर आप देखें तो बहुत आयरन ऑब्जेक्ट्स ही यूज़ होते हैं। आयरन की रेल, ठीक है, जो वैगन्स होती है, जो बोगीज होती है वो आयरन की है, जो व्हील है वो आयरन की है, और ऐसे ही रेलवे यार्ड में आयरन पड़े पड़े, ठीक है, विदाउट केयर क्या होती है, उनकी रस्टिंग होती जाती है। और साल भर में अगर एस्टिमेट करें तो काफ़ी कॉस्ट का आयरन जो है वो ड्यू टू रस्टिंग या कोरिजन वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कोरिजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल, और आयरन वाला ज़्यादा डेंजरस है। अब इसीलिए तो हमारे घरों में जो आयरन के डोर या ग्रिल हैं तो पेंटेड होते हैं, अलमारियां हैं पेंटेड होती हैं, क्योंकि उसे कोरिजन से बचाना है। तो पेंट की हम क्या लेयर फॉर्म कर देते हैं, उस लेयर के कारण आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब O2 और H2O के कांटेक्ट में नहीं आ पाती और रस्टिंग नहीं होती है, तो प्रिवेंट हो जाता। तो पेंट करके भी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एरो में मैंने दिया ही हुआ कि आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय पेंटिंग इट बिकॉज द लेयर ऑफ पेंट नॉट मेक द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मतलब O2 और H2O दोनों आ गया। तो इस तरीके से रस्टिंग से हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं प्रिवेंट करने के, वो हम 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। अब एक हमने इफेक्ट तो देख लिया, अब दूसरा जो इफेक्ट है वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जो टॉपिक है उसमें कुछ खास तो नहीं है,
बस डेफिनेशन है और उसको प्रिवेंट करने के तरीके हैं। तो रेंसिडिटी होती क्या है, तो कोई सा भी फूड जिसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट है, आप सिंपल वे में कह लीजिए फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। तो जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है वो क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में या एयर में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में या उससे रिएक्ट करते हैं और फिर उस फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, और यही कंडीशन रैंसिडिटी कहलाती है। मतलब हम कहेंगे फूड जो है वो रैंसिड हो गया है, फूड जो है वो खराब हो गया है, और ये प्रोसेस क्या है, रैंसिडिटी। तो डेफिनेशन आप देख लीजिए, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ठीक है, तो रैंसिडिटी इज द, ये डेफिनेशन है, रैंसिडिटी इज द कंडीशन अराइजेज ऑन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। आपने देखा भी होगा खुद भी घर पे कि गर्मी के सीज़न में अगर तेल मसाले वाला जो खाना है वो हम फ्रिज में भी रख दें 1-2 दिन में, तब भी वहाँ ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है, हमें पता चल जाता है। तो यही कंडीशन रैंसिडिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से फैट एंड ऑयल क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर एक ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जिसके कारण फूड का टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज। तो ये रैंसिडिटी है। ठीक है, अब इस रैंसिडिटी से प्रिवेंट होना है, कुछ ऐसे हमने यहाँ पे टर्म्स देखने जो रैंसिडिटी को रिड्यूस करेगा और कुछ ऐसे हैं कि जो इसे प्रिवेंट करेगा। ठीक है, रिड्यूस करेगा मतलब कुछ टाइम तक डिले कर देगा, और प्रिवेंट करेगा तो लॉन्ग टाइम तक थोड़ा प्रिवेंट करता है। और यहाँ जो है हमने मेथड जो देखने हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब देख लीजिए यहाँ पे। तो एक तो जो है कौन सा लिखा हमने, तो इट कैन बी स्लो डाउन बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। होता ही है, आज हमने टेस्टी फूड प्रिपेयर किया, खा लिया, और कुछ जो बच जाता है उसे हम फ्रिज में रखते हैं और नेक्स्ट डे हमारा यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने रैंसिडिटी थोड़ी डिले कर दी, स्लो डाउन कर दिया। तो एक तरीका जो है वो कि फूड को रेफ्रिजरेटर में रखें, टेम्परेचर कम होता है, रैंसिडिटी प्रोसेस स्लो हो जाती है। दूसरा जो है बाई कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब ये रैंसिडिटी कंडीशन अराइज ही क्यों हो रही है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है वो उस फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट करके उसका टेस्ट और स्मेल चेंज कर रहा है। तो अगर हम एयर टाइट कंटेनर में हम फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड को रख दें तो भी रैंसिडिटी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो एकदम वैक्यूम तो नहीं होता, पर फिर भी एयर की एक लिमिटेड अमाउंट होती है, तो रैंसिडिटी थोड़ी प्रिवेंट हो जाती है। थर्ड, अगर देखा जाए तो जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है उसे कहाँ रखें, तो अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि जो रैंसिडिटी है वो लाइट के प्रेजेंस में स्पीड अप हो जाती है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रैंसिडिटी की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो अगर अवे फ्रॉम लाइट होगा तो रैंसिडिटी स्लोली होगा और फूड जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ जो है, तो फोर्थ में देख लीजिए क्या करते हैं, अब ऑक्सीडेशन से के कारण ही रैंसिडिटी हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस लेते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस बोलते ही हमें समझ आ रहा है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। तो वैसे तो कुछ नाम नहीं आते, फिर भी मैंने नाम दे दिए। एक है BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा जो है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो ये दो एज आ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ होते हैं। इन्हें जो है जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है या वैसे फूड जिनकी रैंसिडिटी हो सकती है उन पे स्प्रे कर दिया जाता है, उन पे मिक्सअप कर दिया जाता है ताकि उनकी रैंसिडिटी ना हो। ठीक है, स्लो डाउन हो जाए। फिफ्थ जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, और आपको ये ध्यान भी रखना है कि जो आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो जितने आप कॉस्ट के चिप्स होती है उसमें क्वांटिटी चिप्स की काफ़ी कम होती है, और कभी पैकेट खोला होगा तो एयर फिल रहती है। तो एक्चुअल में वो एयर नहीं रहती है, वो नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने चिप्स मैन्युफैक्चर किया, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है, उसकी पैकिंग की, फिर वो उनके ही गोडाउन में रखा रहा, फिर उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर दुकानों में उसे सजा दिया जाता है, और फिर जो है आप जैसे बच्चे उसे खरीदते हैं और फिर खाते हैं। तो काफ़ी टाइम जो है
स्पेंड हो जाता है। और ऐसा ना हो कि जब आपने पैकेट खोला तो चिप्स जो है वो रैंसिड हो चुके थे, उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो गई थी, ठीक है, तो कंपनी का नाम भी खराब होगा। तो इसलिए वो चिप्स की क्वांटिटी भले थोड़ी कम कर देते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस फिल करने का फ़ायदा क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस उन चिप्स के चारों तरफ एक लेयर फॉर्म करती है और चिप्स के पैकेट के अंदर भी जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है वो उस नाइट्रोजन के लेयर के कारण चिप्स के कांटेक्ट में जल्दी से नहीं आता और इस कारण से जो चिप्स है वो रैंसिड होने से बच जाते हैं। बाकी वो मैन्युफैक्चरर उसमें पैकेट में मेंशन करते हैं बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स या 4 मंथ, वो उनका एस्टिमेटेड टाइम होता है और उस हिसाब से तब तक वो स्लो डाउन कर देता है नाइट्रोजन उस रेंसिडिटी को। तो फिफ्थ पॉइंट वही है। तो द चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला फिफ्थ वाला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है लगभग ये ख़त्म हो गया है और आप जो है इंटेक्स के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा और किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट